नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और स्टूडियो में हमारे चारों मेहमान आ चुके हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और बंगाल में आज से बीजेपी के शासन की शुरुआत हो गई है। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की शपथ ले ली है और यह ऐतिहासिक दिन है बीजेपी के लिए। आज इस एक तस्वीर को देखने के लिए न जाने कितने साल, कितने दशक बीजेपी ने संघर्ष में गुजारे बंगाल में, राजनीतिक लड़ाई में। और आज उनके साथ कुल 5 मंत्रियों ने शपथ ली है। मतलब ये पूरा मंत्रिमंडल नहीं था, बस शुभेंदु अधिकारी और उनके साथ 5 और मंत्री, इनको शपथ दिलाई गई है। लेकिन बीजेपी के लिए हिस्टोरिक डे है। बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है और शपथ के बाद आप बहुत सारी तस्वीरें ऐसी आई हैं इस दौरान जो आपको देखनी चाहिए। इन पर अलग से हम लोग बात करेंगे। जैसे शपथ के लिए नाम पुकारा गया शुभेंदु अधिकारी का, तो लोगों में शोर गूंजा। उसके बाद शपथ ली, दस्तखत किए। उसके बाद शुभेंदु अधिकारी जिस तरह नरेंद्र मोदी से मिले और दोनों के बीच जो केमिस्ट्री दिखाई दी, उसकी बात हम लोग करेंगे। तो पहले आपको जरा कुछ तस्वीरों पर आगे लेकर चलते हैं। जी, ये तस्वीर ले लीजिए, फुल स्क्रीन ले लीजिए इस तस्वीर को आवाज के साथ। और शुरुआत से दिखा दीजिए इस तस्वीर को। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। तो ये थी वो शपथ जिसको लाखों भाजपा के कार्यकर्ता सुन रहे थे, उनके करोड़ों समर्थक सुन के खुश हो रहे थे। प्रोफेसर साहब थोड़ा सा आगे की बात करने लगे, लेकिन वो बात ठीक है। और मैं खुद पूछ रहा था, गेरुआ कुर्ता में दोनों चीज़ें आपने देखी है, गिरवा धारण करना और साथ साथ उसमें भी एक संदेश है। और उसके बाद बाबा जी ने जो उनको पटका पहनाया, उस पर भी आते हैं। एक बार ये तस्वीर दिखाइए शुरुआत से। लेकिन सौरभ जी, इससे ज़्यादा वो तस्वीर है जिसमें उन्होंने एक 98 साल के कार्यकर्ता को उन्होंने प्रणाम किया है प्रधानमंत्री जी। वो भी अलग से उस पर बात करते हैं। और ये देखिए, बिल्कुल आधी कमर झुका के मोदी जी को प्रणाम। और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से पीठ ठोकी है, ये उसके लिए किया जाता है जो गुरुजी जी, ये हर किसी को थोड़ी करते होंगे गुरुजी जैसे। अमित शाह जी ने भी परसों जो अव्वल आता है उसी की पीठ थपथपाई जाती है। कल अमित शाह जी ने भी पीठ थपथपाई थी जब एयरपोर्ट पे शुभेंदु गए थे, तब पीठ थपथपाई। पूरा कॉन्फिडेंस इस आदमी को दिया गया है, पूरी अथॉरिटी दी गई है ये। और ये जरूरी भी था पश्चिम बंगाल में कि इस तरीके का एक मुख्यमंत्री दिया जाए जो पूरी जितना जैसा मैंडेट जनता ने दिया ना, पार्टी वैसा मैंडेट आगे पास ऑन करे एक लीडर को कि अब तुम चलाओ और बंगाल की जो भी जरूरतें हैं उनको देखो, उनको पूरा करो। त्रिपाठी जी, देखिए, कई बार इस शब्द का उपयोग हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की भूमि पर भगवा ज्वार है। और ये जो भगवा वस्त्र पहनकर शुभेंदु अधिकारी दिख रहे हैं, मुख्यमंत्री की शपथ लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको जिस तरह से स्नेह कर रहे हैं, या जो आपने कहा कि कोई अव्वल आता है तभी उस छात्र को शिक्षक जो है वो पीठ थपथपाता है, ये टारगेट कंप्लीटेड है। ये टारगेट कंप्लीटेड है बिना खून बहाए नक्सलवाद की भूमि पर एक नई क्रांति का। ये टारगेट कंप्लीटेड है उस भूमि पर जहां पिछले लगभग 5 दशक सिर्फ और सिर्फ हिंसा, हत्या, वहां एक शांतिपूर्ण चुनाव के बाद जनता के एक मैंडेट का यह टारगेट कंप्लीटेड है। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि हमारे शिखर पुरुष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यहां से आते हैं, लेकिन हमारे लिए तो यहां मुश्किल होती है, हम कैसे जीत पाएंगे, क्या कर पाएंगे, ये उस लड़ाई की है। ये टारगेट कंप्लीटेड है जो मुसलमानों के लिए अलग से उस हिस्से को भी काट दिया गया जिसकी जरूरत नहीं थी, और नोआखाली के दंगे से लेकर जो भारत का बट जाना था, वो टारगेट कंप्लीटेड है। और ये भगवा ज्वार, जब मैं शब्द कह रहा हूं तो आप वो करंट देखिए जो लोगों के पब्लिक के बीच जबरदस्त। और शुभेंदु अधिकारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जो लक्ष्य दिया उसको उन्होंने पूर्ण किया। और एक बात मैं और कहूं, मैं आमतौर पर यह कहता हूं कि भाई बाहर से लोग आ जाएंगे तो क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी का मूल कितना बचेगा, संघ और भाजपा के संस्कार, उसके विचार वाले लोग कितने बचेंगे। लेकिन जो शुभेंदु अधिकारी ने पिछले कुछ समय में करके दिखाया है वो एकदम संघ और भाजपा की वैचारिक जमीन को और उर्वर करने की कोशिश है।
और वो साफ साफ जब बोलते हैं तो ये साहस तो देश में शायद वो मुख्यमंत्री भी नहीं कर पाए जो इनके, जिसको कहते हैं ना वैचारिक अधिष्ठान शब्द गुरुजी इस्तेमाल करते हैं, तो वैचारिक अधिष्ठान से निकले लोग भी जो नहीं कर पाते वो शुभेंदु ने किया। अभी आपने क्या शब्द इस्तेमाल किया? क्या भगवा का भगवा ज्वार, ज्वार। भगवा ज्वार है। बिल्कुल। तो भगवा ज्वार में जो अब वो कह रहे थे तस्वीर दिखाने के लिए, वो देखिए योगी जी से जब मिले तो योगी जी गेरुआ पटका लेकर के आए थे और वो उनके गले में टांग दिया। गेरुआ कुर्ता वो पहले से पहन के आए हुए थे शुभेंदु अधिकारी, तो दोनों एक जैसे ही नजर आ रहे थे और इनसे अपेक्षाएं भी कुछ वैसी ही हैं कि उसी रूप में दिखाई दें और उसी रूप में शासन करें जिसके लिए योगी आदित्यनाथ अब देश भर में विख्यात हो चुके हैं। सर सहमत हैं आप? गेरुए का ज्वार है ये? गेरुए का ज्वार है, मतलब उसमें कोई ऐसा, ये तो इतनी बड़ी जो मैंडेट है वो अपने आप में उस थॉट प्रोसेस का, उस विचार का नतीजा है, जो जिसे आप भगवा कह लें, गेरुआ कह लें, हिंदुत्व कह लें, दक्षिणपंथी कह लें, वो सब कुछ है। लेकिन एक किस्सा मुझे याद आया कि सीता जो है, माता सीता, वो श्रृंगार कर रही थी और श्रृंगार करते हुए सिंदूर लगा रही थी अपने माथे पर। समझ गया। तो हनुमान जी ने देख लिया। हनुमान जी ने देख लिया, अब बाकी तो सब समझ ही गए। हनुमान जी ने देख लिया और उन्होंने पूछा पूरा कर दीजिए, ये संदर्भ किसके लिए लगाते हैं? नहीं आप सुनाइए। नहीं आप ही सुनाइए, आप अच्छा सुना रहे हैं। कहा कि ये आपने जो है ये टीका किसके लिए लगाया है, ये बिंदी किसके लिए लगाई है? तो उन्होंने कहा कि ये प्रभु के प्रेम में है। प्रभु के प्रेम में है। उन्होंने कहा कि मुझसे भी ज्यादा कोई प्रेम करता है प्रभु राम को और यही करना पड़ता है प्रेम दिखाने के लिए। तो वो गेरुए के सिंदूर की थाल लेकर के आए और वो अपने ऊपर उड़ेलने लगे और खुशी में झूमने लगे, नाचने लगे कि अब तो ठीक है ना। सर यही था ना कि जय हो, जय श्री राम हो गया। जय उसके श्री बाद राम। अब वो वाली लाइन बोलेंगे जिसके लिए कहानी सुनाई। तो शुभेंदु अधिकारी वही कर रहे हैं, आप कह ये रहे हैं। तो इसमें बात कहाँ बची, अब खत्म कर दी ना आपने बात। लेकिन अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और बहुत मेहनत की। हम लोग 3 दिन से चर्चा कर ही रहे थे कि शुभेंदु के ही सबसे ज्यादा, मतलब एक जो पॉलिटिकल समझ है वो तो ये कहती है, बाकी तो कुछ भी हो सकता है राजनीति में, लेकिन शुभेंदु को बनाया गया। और कल जब एयरपोर्ट पर, कल की बात है शायद, कल की बात जब है। अमित शाह जी के सामने वो आए थे और इसी तरह से उन्होंने पीठ थपथपाई थी, तभी साफ हो गया था कि अब ये कमान शुभेंदु जी को सौंपी जाएगी। और मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का भी एक बेहतर फैसला है, क्योंकि ममता बनर्जी और हम कह भी रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि चुनाव जीतना अलग बात है, टीएमसी का जो सिस्टम है, टीएमसी का जो पूरी व्यवस्था है, उसको खत्म करने के लिए शुभेंदु अधिकारी की ज्यादा जरूरत है। सर एक बात तो बड़ी क्लियर जो दिखाई दे रही है हर राज्य में। हाँ सॉरी जी, एक लाइन और बोलना चाहता हूँ। अभी चर्चा की गई कि उस हिस्से को भी अलग कर दिया गया जिस हिस्से की जरूरत नहीं थी, वो बिल्कुल ठीक बात है। अब ये ध्यान रखना है कि उस हिस्से को जो यहाँ रहता है उसको अलग होने की तकलीफ महसूस ना हो। समझा नहीं मैं बात आपकी, सच में नहीं समझा। मैं समझाता हूँ सर। हाँ प्रोफेसर साहब समझा। मुझे लगता है उसके लिए पहला काम का भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए कि जो अल्पसंख्यक मंत्रालय है उसको बंद कर देना चाहिए बंगाल के अंदर, और अल्पसंख्यक की परिभाषा वहां पर करनी चाहिए बंगाल के अंदर। सर एक क्वेश्चन को फ्रेज करवा लूं कि आप मुसलमानों के साथ सही व्यवहार होना चाहिए। हाँ, ये कह रहे थे ये कह रहा हूं। अब बोलिए। हाँ, इसलिए मैंने कहा कि वो आपका दर्शक समझ जाता है, इतना मैं ही समझ जा रहा था कि पहली बात तो कि वहाँ जो अल्पसंख्यक मंत्रालय है वो उसको या तो बंद कर दें या उसमें अल्पसंख्यक की परिभाषा दे दें, क्योंकि संविधान अल्पसंख्यक की परिभाषा नहीं करती है और कोई कानून नहीं है जो अल्पसंख्यक की परिभाषा करती है। 33% जनसंख्या अल्पसंख्यक की परिभाषा के दायरे में नहीं आ सकती है, वो दूसरा बहुसंख्यक समुदाय हो सकता है। तो पहला काम तो ये होना जाना चाहिए। दूसरी बात, एक मैसेज तो है, बहुत साफ मैसेज है, और बाबा ने कल से हम टेलीविजन डिबेट्स में भी बातें कई जगह सुन रहे थे कि बंगाल को एक बुलडोजर मॉडल की आवश्यकता पड़ेगी। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि ऐसी, मैं टेलीविजन चैनल पर बार बार ये कहता था, और आपके कहानी कुर्सी में तो कई बार कॉम्युनल की तरह, कई बार तो रिएक्शन ऐसे आता था कि आप बहुत, ये प्रोफेसर बहुत कॉम्युनल हैं, और हम हूँ भी उस मामला में, मुझे कोई इसमें कोई जिसको कहते हैं ना मोरल कंपंक्शन नहीं है, पश्चाताप नहीं है, आत्म पश्चाताप नहीं है कि मैं क्यों हूँ। मैं बार बार कहता था कि यदि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आती है तो आने वाला दिन पश्चिम बंगाल कश्मीर के रास्ते पर जाएगा। और जिस प्रकार से उसका इस्लामीकरण किया गया है, जिस प्रकार से बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठ करके वह पॉकेट्स खड़े कर दिए हैं, और जिस प्रकार से
जमाते इस्लाम का प्रभाव उन लोगों पर पड़ा है, वो बंगाल नहीं पूरे देश के लिए खतरनाक होने जा रहा था। इसलिए वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आवश्यक थी। सुन लीजिए, मतलब भगवा और बुलडोजर दोनों जरूरी है। दोनों साथ में। एक और चीज जोड़ देना, इसका रास्ता कहां से जाता है? जैसे कश्मीर के अंदर 370 खत्म कर देने के बाद घर घर तलाशी लेकर के और उनके जो भी आर्म्स थे उनको डिसआर्म किया गया करीब करीब। मुझे ऐसा लगता है कि बंगाल के बॉर्डर्स के इलाके में जितने ऐसे घर हैं उनके सबकी घर घर की तलाशी ले जानी चाहिए। जितने भी बांग्लादेशी घुसपैठी हैं वो चाहे 4 पुश्त से क्यों नहीं रहना चाहिए, उनकी नागरिकता समाप्त करनी चाहिए, उनको सोशल बेनिफिट से वंचित करना चाहिए। ठीक है सर। और उनको निगरानी के दायरे में रखना चाहिए। तस्वीरों की बात कर रहे थे तो एक तस्वीर आप और देखेंगे तो आपको पता चलेगा उन व्यक्ति का मंच, उनको आमंत्रित करना, मंच पर जगह देना और प्रधानमंत्री का उनका सम्मान करना, इसका क्या मायने है। ये इनका नाम है माखन लाल सरकार। इन्हें आप बीजेपी से पहले जनसंघ थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी संस्थापक हैं बीजेपी के जनसंघ के, तो उनके साथ जिन्होंने काम किया कश्मीर में 1952 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब गए थे तो उनके साथ तिरंगा फहराने वाले माखनलाल सरकार 98 साल 98 ईयर्स इनकी आयु है, उनको आज आमंत्रित किया गया था और उनको उनसे जिस तरीके से प्रधानमंत्री मिले उनके पांव छुए। तस्वीर एक बार दिखा दीजिए शुरुआत से। এই বাংলায় জন্মগ্রহণ করে নিজের প্রাণ দিয়েছিলেন, যাকে কাশ্মীরের शुरुआत से জেলে दिखा दीजिए। রহস্যজনকভাবে অনুরোধ জানাবো আজকে শ্রী মাখনলাল সরকার সম্পর্কে তিনি আমাদের বলবেন। শিলিগুড়ি নিবাসী শ্রী মাখনলাল সরকার সবরই श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथी 1952 में कश्मीर जाने वाले, उनके पैर छू रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। इस तस्वीर कुछ नहीं, कुछ कम नहीं हो जाता अगर माखनलाल सरकार जी आज इस मंच पे नहीं होते, यह एक तस्वीर नहीं आती। लेकिन ये कुछ बढ़ गया। यस, लेकिन ये किया गया, ये किया गया बीजेपी के द्वारा ताकि हम इसकी बात करें और आपको बताएं कि बंगाल क्यों खास है, क्यों स्पेशल है भारतीय जनता पार्टी के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में इसलिए हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कैडर आधारित पार्टी, अपने कार्यकर्ताओं की पार्टी है। प्रधानमंत्री मोदी भी जब खुद को कहते हैं तो कहते हैं भाई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले में हूँ। वो प्रधान सेवक अपने को कहते हैं और वो समझते हैं कि कार्यकर्ताओं की भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या भूमिका रहती है। परिवारवाद की जो पार्टियां है वो ये समझ नहीं सकते कि कैसे देश का प्रधानमंत्री आज जब बंगाल में सरकार बनती है तो माखनलाल सरकार को स्टेज पर लाया जाता है, उनके सम्मान करते हैं। और ये तो माखनलाल सरकार तो वो जिन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ 1952 में किया। यह वह व्यक्ति है जो गुरु गोलवलकर जी के साथ इनकी मुलाकात हो चुकी है। ये तो वह व्यक्ति है जिन्होंने बंगाल में संघ की शाखा में शुरुआत जाने की थी। यह वह व्यक्ति है माखनलाल सरकार जिन्होंने 1 साल के अंदर 10,000 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के तैयार किए थे। जिस समय भारतीय जनता पार्टी को एक व्यक्ति नहीं मिलता था जो भारतीय जनता पार्टी के लिए, जनसंघ के लिए काम करे, जनसंघ के लिए 10,000 लोग तैयार करने वाले माखनलाल सरकार थे। और इन जैसे असंख्य लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के लिए कई आज जीवित है, कि इनका निधन हो गया है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री सौभाग्यशाली कि 98 ईयर्स की उम्र में व्यक्ति आज इतना फिट है और वो स्थिति में थे कि वो स्टेज पर आ जाए। इस उम्र में जनरली आदमी बिस्तर से उठ नहीं पाता है। प्रधानमंत्री ने उन्हें आमंत्रित किया, फोन किया, वो खुद आए और प्रधानमंत्री उनसे मिले। ये बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी उन लोगों को भी याद रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को याद रखती है जिन्होंने संघर्ष के दिनों में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया। और आज ऐसे लाखों करोड़ों लोग जो माखनलाल सरकार के समान भारतीय जनता पार्टी के लिए बंगाल के अंदर लगातार काम करते रहे, कांग्रेस सरकार के खिलाफ काम करते रहे, उनके अत्याचार सहते रहे, बाद में 32 साल कम्युनिस्ट सरकार का अत्याचार हिंसा सहते रहे, तमाम प्रताड़ना झेली, लेकिन अपनी विचारधारा से कोई समझौता नहीं किया। जमीनी स्तर पर लगातार भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के लिए काम करते रहे, संघ के लिए काम करते रहे। और आज ऐसे ही कार्यकर्ताओं की दम पर भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में आज सरकार बनाई है। कमल बंगाल में अगर खिला है, कमल ने अगर कमाल किया है, तो ऐसे ही कार्यकर्ताओं का उसके पीछे खून पसीने से पार्टी को सींचा गया। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी ने आज पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है कि आपकी मेहनत का सम्मान होगा, कभी भी हो, लेकिन सम्मान जरूर होगा। आप पार्टी के लिए काम करते रहिए। और मुझे लगता है यह एक बहुत बड़ी सीख है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए और परिवारवाद पार्टी के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश है कि भाई परिवारवाद से बाहर निकलो और कैडर आधारित पार्टी बनाओगे तो ही भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, हम आज जो टीम जिसने शपथ ली है शुभेंदु अधिकारी के साथ उसकी बात भी करेंगे। अभिषेक बनर्जी का एक पोस्ट आया है आज, तो वो क्या कह रहे हैं वो हम आपको बताएंगे। लेकिन एक चीज जो हम लोग बात कर तो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है हम उसकी गंभीरता को या उसकी गहराई को शायद उस तरीके से आपके सामने जैसा रखना चाहिए नहीं कर पा रहे शायद, कि क्यों बीजेपी के लिए बंगाल जो है वो इतना महत्वपूर्ण है। मुझे देवेंद्र पराशर इंडिया टीवी के
एडिटर है, उन्होंने कहा, मैंने बीजेपी के एक बहुत सीनियर नेता से पूछा कि कितनी इंपॉर्टेंट होगी जीत, तो उनका जवाब हैरान करने वाला था कि 2-3 राज्य चले भी जाते ना अगर बंगाल लेने के लिए, तो हम खुशी खुशी अपने वो उनकी सरकार अपनी कुर्बान कर देते। इलेक्शन में आपने देखा ही होगा कि बीजेपी का पूरा फोकस वेस्ट बंगाल को लेकर था। मतलब हेमंता जी ने अपनी सरकार बना ली क्योंकि उनको छोड़ दिया गया था और उन्होंने भी भरोसा दिला दिया था, लेकिन बीजेपी प्रधानमंत्री अमित शाह जी, भूपेंद्र जी, सुनील बंसल जी और जो लोग, तमाम लोगों का पूरा इलेक्शन यदि देखें इन 5 राज्यों का चुनाव, तो उसमें वेस्ट बंगाल पर सारा फोकस था कि किसी भी तरह से वो जीते। वो प्रणाम जो किया दर्शकों, वो माफ कीजिएगा, वहां मौजूद जनता को और कार्यकर्ताओं को मोदी जी ने, वो दिखा दीजिए जरा। अच्छा, ये लाइव तस्वीरें हैं, बोल भी रहे हैं शुभेंदु, तो अगर आवाज है तो सुनाइए। ब्रीफ बोल ऑडियो नहीं आ रहा है, लेकिन वो बाहर मीडिया से बात कर रहे हैं। शपथ चूंकि हो गई, प्रधानमंत्री गवर्नर वहां से चले गए होंगे, तो अगर हम सुना पाएंगे, अगर कुछ वो ऑडियो अगर हम दुरुस्त कर लें, क्योंकि माइक तो लगे हुए हैं वहां सबके। मोदी जी के शब्द। আরে প্রতি পাঞ্জাবিতে থাকা ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির তৈরি করা আদর্শের ভিত্তিতে যে রাজনৈতিক দল, তাকে কারোর কাছ থেকে সার্টিফিকেট নিতে হবে না। আমি একটি বিতর্কিত কথা বলবো না, আমি মুখ্যমন্ত্রী, আমি এখন সকলের। আমি চাই শুভবুদ্ধির উদয় হোক। আমি শুধু বলবো যারা এখনো সমালোচনা করছেন তাদের চৈতন্য উদয় হোক। আসুন, বাংলার অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে, শিক্ষা হারিয়ে গেছে, সংস্কৃতি ধ্বংস হয়ে গেছে, আমরা বাংলাটাকে নবনির্মাণ করি, অনেক দায়িত্ব। এখন এইসব রাজনৈতিক কচকচানি, একে অপরের সমালোচনার সময় নয়। যারা করতে চাইছে করুন, আমরা শুধু এগিয়ে যাব। উইশাল পার্ক আমরা করব জয়। আমি বিবেকানন্দের ভাষায় চড়ইবতী চড়ইবতী। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया, शपथ लिया है। और उसका बाद मेरा सरकारी कार्यक्रम ये जोड़ा साको से हुआ है, कवि गुरु को प्रणाम करके माल्यार्पण कर। शुभेंदु अधिकारी का पहला स्टेटमेंट था मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद। बहुत विशेष दिन उन्होंने बताया, ये पश्चिम बंगाल के लिए है। कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर की जयंती पर आज ये शपथ उन्होंने ली है। और एक तस्वीर और दिखा दीजिए, वो जो प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से नतमस्तक होकर के प्रणाम किया, वो तस्वीर एक बार दिखा दीजिए, क्योंकि जो हम बात कर रहे थे उसका सार छिपा है इस तस्वीर में। मैं कह रहा था अभी राम मंदिर की, जब लोकसभा में गए थे पहली बार प्रधानमंत्री बनके, तब ऐसा किया था, लोकसभा की सीढ़ियों पर, पार्लियामेंट की सीढ़ियों पर झुककर प्रणाम किया था। राम मंदिर में किया था और उसके बाद यहाँ देखा है। देखिए, कई बार हम लोग कहते हैं कि कम्युनिकेशन की एक रूल बुक होती है और उसमें शब्द बहुत महत्वपूर्ण नहीं होते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई बार हम लोग उसकी चर्चा भी करते हैं कि ओरेटरी में अटल जी कैसे थे, मोदी जी कैसे हैं, या और लोग कोई बहुत अच्छे वक्ता रहे हैं क्या। हो सकता है कि आप ढेर सारे लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ओरेटरी में, यानी जो बातचीत करते हैं उस स्किल में अच्छा माने, लेकिन जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कम्युनिकेशन, मुझे लगता है कि इस वक्त भारतीय इतिहास में जो कुछ लोग कम्युनिकेशन के सबसे, जिनको आप कहें कि ये इनको 2-4 लोगों को पढ़ लीजिए आप कम्युनिकेशन पूर्ण हो जाएगा, ये व्यक्ति है। और जो आपने कहा ना कि राम मंदिर, संसद की सीढ़ियां और आज बंगाल, तो जिस बात को आप कह रहे हैं कि किस गहराई से इसको समझने की जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ को पूरी तरह से अगर देखें तो आप, ठीक है आज कोई कुछ भी कहे, स्वामी विवेकानंद जी का चित्र सिर्फ और सिर्फ संघ के कार्यक्रमों में देश भर में लगता है। वंदे मातरम को लेकर उस भाव के साथ जो संघर्ष है, जो लड़ाई है,
कि हमारा ये जो वंदे मातरम है, इस वंदे मातरम को वही सम्मान मिलना चाहिए जो राष्ट्रगान जैसा है। और ठीक है, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान कह के आप कह सकते हैं कि भाई ये तो नेहरू जी भी करते थे, लेकिन राष्ट्रगीत को अनिवार्य नहीं किया गया। ये जो हिंदू भावना, ये जो भारतीय राष्ट्र की भावना है, जिस राष्ट्र की हम कल्पना करते हैं, तो जाहिर है उसकी सीमाएं जो अपने आप रेखांकित हैं, और उसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है। इसीलिए भले जम्मू कश्मीर में सरकार न बने, लेकिन 370 हटना, तो मेरा यह मानना है कि जम्मू कश्मीर, बंगाल, राम मंदिर, ये सब के सब ऐसी चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी की उस आइडियोलॉजिकल बैटल, उस वैचारिक संघर्ष को, जिसको अगर एक लाइन में समझे तो क्या है, तो जो महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने कहा, ये सिविलाइजेशनल वॉर है, ये कोई सामान्य चुनाव का नहीं है कि अच्छा नोटिफिकेशन आ गया हम लड़ाई लड़के चले आए, ऐसा नहीं। सिविलाइजेशनल हम वॉर लड़ रहे हैं, और शायद हम लोग उस पर आगे और चर्चा करें, लेकिन 321 भाजपा के कार्यकर्ताओं ने इसमें अपने प्राणों की आहुति दी है। जब ये अमित शाह कहते हैं तो जरा आप इसको समझिए, ये सामान्य नहीं है कि अपने लोग बात है, अपने कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि देके आप शपथ ग्रहण कर। चुनावी राजनीति में 325 कार्यकर्ता जिसके मारे गए हों, जंग थोड़ी चल रही है सर, मारे जाते हैं, लेकिन उनको ऐसे मौके पर याद करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए वो कम्युनिकेशन में ये तीनों घटनाएं आप देखिए, एक वो जो 321 कार्यकर्ता जिनको मारे गए, श्रद्धांजलि दी गई, दूसरा माखनलाल सरकार को प्रधान, देखिए आप कहने के लिए कह सकते हैं कि ये तो दिखाने के लिए हो सकता है, लेकिन कोई प्रधानमंत्री किसी पार्टी के दिखाने के लिए ही होता है। हाँ, तो वो कम्युनिकेशन के लिए। और तीसरी बात, जो जनता के सामने जिस तरह से वो दंडवत हो रहे हैं, वो तीनों एक मैसेज है, और इस मामले में कोई भी दो राय नहीं होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री कम्युनिकेशन के स्किल में कहीं पर भी पीछे, बल्कि ये इस क्लास को कुछ लोग लें तो शायद बहुत सारी चीजें बदल भी सकती होंगी। और अब जब ये एक मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठेंगे एक ना, सवाल छोड़ दीजिए कहानी कुर्सी की में, क्या भारत की किसी पार्टी के सत्ता में आने पर किसी राज्य में या केंद्र में अपने कार्यकर्ताओं के लिए ऐसा सम्मान कभी दिखा है? इसको छोड़ दीजिए ये प्रश्न, क्योंकि हम लोग चर्चा करेंगे तो वो शब्द नहीं पूरे होंगे कभी भी। अरे कांग्रेस की सरकारों में या दूसरी सरकारों में तो सरकार बनती है, तो जो सरकार होते हैं वो सरकार होते हैं, उनकी जय जयकार होती। यहां उस कार्यकर्ता को आप जिस तरह, और आपने ठीक कहा कि उससे क्या घट जाता, अगर ये नहीं भी होता तो इतने इतने दृश्य हैं, इतने विजुअल्स हैं, इतना लाउड है सब कुछ, उस लाउड में अगर आपने इतने शांत भाव से एक ऐसा भावुक पल, ऐसा भावनात्मक पल, और देखिए ये टीवी और उस सब के लिए तो ठीक है, आज का समय है ही है, हम लोग बहस करेंगे, ये अपने उस वर्कर के लिए है। इसको रोज ये आता है कि अच्छा फलाना जगह बात हो रही थी तो वो कह रहे थे बाहर से आए लोग बड़ा थ्रेट हैं, आयातित लोग बड़ा मुश्किल कर रहे हैं, तो उनके लिए ये